हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? और बिल्कुल क्लियर है सर। ओके बेटा, थैंक यू। राइट। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये स्क्रीन आप लोगों के सामने जो शेयर हो गई है ये स्क्रीन, और ये क्वेश्चन मैंने करवाया था कल आपको, ठीक है? तो ये आप लोगों ने अभी ये करना है कि चैट के अंदर मुझे आप लोगों ने अपने जो है ना ईमेल एड्रेसेस भेज देने चैट पे। तो मैं आपको ये आज ही भेज दूंगा आफ्टर द क्लास। जो मैंने सवालात आपको करवाए हैं, कल करवाए हैं, और जो आज करवाऊंगा वो मैं आप लोगों को जो है ना ईमेल के ऊपर अभी भेज दूंगा मैं आफ्टर द क्लास। तो वो आप लोगों ने ये करना है कि चैट के ऊपर शेयर कर दीजिए आप लोग अपने जो है ना ईमेल एड्रेसेस मुझे। ओके, दैट्स फाइन। अच्छा, ये जो हम सवाल स्टार्ट कर रहे हैं आज, मैंने आप लोगों से बात की थी कि वील बी डूइंग अ क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि ये सवाल एग्जाम्स के अंदर बार बार आ रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जाम्स के अंदर आ रही है। ठीक है, कि कंटिन्यूसली आ रही है, सवालात उसके ऊपर आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। नंबर टू, आपके जो कैश फ्लोज के ऊपर सवालात आ रहे हैं, ठीक है, वो भी हमें वो भी आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे सवालात आ रहे हैं। और तीसरी चीज है ये जो है IFRS 15 के ऊपर, जैसे मैंने करवाया था सवाल कल, तो उस पर भी आपके सवालात कंपैरेटिवली ज्यादा आ रहे हैं। तो अब हम कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है, और ये आपका सवाल है। सवाल है ये एग्जाम के फ्रॉम योर एग्जाम पास पेपर से मैंने ये उठाया है सवाल। और सवाल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है आपके पास, यू हैव अ इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट आपके पास है, और यू हैव अ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट आपको ये दी हुई है, और इसके अलावा कुछ जो एडजस्टिंग एंट्रीज आपको दी हुई है। जैसे पहले हम ये देख लें इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आइटम्स गिवन है। जैसे इनकम स्टेटमेंट में हमें सेल्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। अच्छा, इंटरेस्ट जो कलेक्ट हुआ है, अच्छा, इंटरेस्ट एज ए इनकम, और इस तरह से एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल कॉस्ट, और फिर हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इसी तरह बैलेंस शीट में आप आइए, वी हैव अ नॉन करंट एसेट्स। इसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हमारे पास जो ओपनिंग और जो एंडिंग बैलेंसेस हैं, इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट हेड्स के बैलेंसेस, ओपनिंग एंड एंडिंग बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं। अच्छा, अब जो है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आइए। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है द प्रोसीड्स ऑफ द सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू 630 मिलियन, 630 मिलियन की आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेल की, और उससे जो आपको हासिल हुई है प्रोसीड, वो है 630 मिलियन की। नंबर टू, ठीक है, ये आप तो सब लोग अपने जो है ना ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर आप भेज दीजिए। शुएब ने अपना ईमेल एड्रेस भेज दिया है, ठीक है, आप लोग भेज दें तो आफ्टर द क्लास ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा। और दूसरी चीज है, फ्रॉम टुमारो द क्लास विल स्टार्ट एट 9 AM टू 11:30। ठीक है, 11:30 AM कल से। और आज की जो हमारी क्लास है, टुडेज क्लास इज ऑफ 1 hour। अच्छा जी, ये अब आप, अच्छा, इसके बाद आप आ जाइएगा नंबर 205 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इशूड। सर क्या, अच्छा, यहाँ पर मोहम्मद शुएब का सवाल पहले मैं ले लूं। सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिटन में आते थे ऑनलाइन एग्जाम में नहीं? ये देखें, आपके सवालात मैंने आपको बताया कल, बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने कंप्लीटली फुल लेंथ जो आते हैं सवालात आते थे, पहले आते थे एग्जाम्स के अंदर, देन यू हैव टू सॉल्व इट कंप्लीटली, जैसे मैं अभी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। अब आपको क्या आएगा कि आपके पास एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, या स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीजें हिडन होंगी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और इन टर्म्स ऑफ अ टेक्स्ट, कि वो आपको उसके अंदर चूज करना होगा और आपने एग्जाम के अंदर लिखना होगा वो। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊं, आपके पास वैल्यू, जैसे आप इनकम्प्लीट रैकेट्स में क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें हिडन होती थी, कुछ आपको चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी। तो इसी तरह से एग्जाम में सवाल आपके आएंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कैश फ्लो का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर जो है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, उसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, और उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है। और इसके साथ साथ आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए, जो है ना इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। हम सॉल्व कैसे करेंगे? तीसरी बात यह है, आप लोगों को पता है
ऑलरेडी पता होगा आप लोगों को कि दोनों मेथड में, इनडायरेक्ट मेथड में और डायरेक्ट मेथड में, जो कैश फ्लो फ्रॉम जो है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सेक्शन है, वो दोनों मेथड के अंदर जो है ना आइडेंटिकल है। मतलब क्या, उसके अंदर जो है ना आंसर्स आपके सेम आते हैं। इसके अलावा जो आपके जो है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उसके अंदर मेथडोलॉजी दोनों मेथड के अंदर डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, ये हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी अगर आप देखें सवाल के अंदर, तो आपको एग्जामिनर ने ये बताया कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हवाले से, और आपने यूज करना है जो है यहाँ पर जो है ना इनडायरेक्ट मेथड आपने यूज करना है। और इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट होता है प्रॉफिट से, यानी कि एक्रूअल बेसिस पे होता है ये, और हम जो है ना इनडायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। जो मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, उसके अंदर हम जो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, बेसिकली वर्किंग या कैलकुलेशन, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस। यानी जो हमारे पास आएंगी, कलेक्शंस आएंगी, वो हमने लेनी होंगी, जो पेमेंट्स होंगी वो हमने लेनी होंगी, और बैलेंस हमारा आ जाएगा। और वो बैलेंस शीट हमारी, यानी बैलेंस शीट से हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस, या फिर जो है ना इक्विवेलेंट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस, वो हमारा मैच करना चाहिए। अच्छा, अगर आप ये देखिए पॉइंट नंबर 2 पे देखें, 105 million ऑर्डिनरी शेयर्स वर इशूड ड्यूरिंग द ईयर एट a premium of 20% per share. On June 30th, 2019, the company purchased a coal mine from which extraction will take place for 5 years. At the end of the 5 years, the company will be obliged to close off the coal mine and make the area safe. The cost of closing the coal mine has been estimated at a discounted to the present value of 840 million, which is included in the carrying amount of the coal mine. ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, और क्योंकि आज हमारी क्लास जो है ना 1 घंटे की क्लास है, तो मैंने इसको पहले से ही सॉल्व कर लिया था ताकि हम ये सवाल कंप्लीट कर लें आज। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिएगा इस सवाल को। वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम आवर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम स्टार्ट करेंगे, मगर ये सवाल करने से पहले मैं आपको एक चीज मजीद शेयर कर दूं, और ये भी मैं आपको जो है ना ईमेल के अंदर भेज दूंगा। एक मिनट, कैन यू सी दिस पीडीएफ पेज? ये आपके सामने आ रहा है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है ये इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट। कैन यू एबल टू सी इट और नॉट? मैं इसको एक दफा स्टॉप कर रहा हूं और मैं आपके साथ ये स्क्रीन फिर से शेयर कर देता हूं, ये वाली स्क्रीन। कैन यू पीपल एबल टू सी द स्क्रीन राइट नाउ? जिसके अंदर मैंने आपको बताए हैं 2 मेथड्स आपके साथ शेयर किए। यस, ठीक है, समी का मैसेज आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये मेथड जो है ना इनडायरेक्ट मेथड है, जो अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें देखें तो मैंने अभी कंपैरेटिव जो आपके सामने मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली ये कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें, एक सेकंड में आपके ये आपको दिखा दूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी इस जगह पे, यहाँ पर। ठीक है, ये देखें, ये मेथड जो है ना इनडायरेक्ट मेथड है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी राइट नाउ। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आप देखें बैलेंस आ रहा है 75,300। ये आया है फ्रॉम द इनडायरेक्ट मेथड से आया है, ये आपने सॉल्व किया है। और अगर आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें, ये भी सेम आंसर आ रहा है, मगर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वी विल बी टेकिंग द कैश फ्लो। यानी डायरेक्ट जो है डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, वी विल बी सीइंग कि कितना कैश फ्लो हमारा आ रहा है फ्रॉम द कस्टमर्स, हम वेंडर को कितनी पेमेंट कर रहे हैं, और हम जो ऑपरेशन मोड्स के अंदर कितनी पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि डायरेक्ट मेथड्स के अंदर हम देख रहे होंगे कि कस्टमर से कलेक्शंस कितनी आ रही है और हमारी पेमेंट्स कितनी हो रही है, यानी कि एक्रूअल बेस पे हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट अ डायरेक्ट मेथड, वी विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट द कैश बैलेंसेस, यानी कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कितने हमने एक्चुअली कलेक्ट किए हैं, हमने कितनी पेमेंट्स की हैं, और हमारे पास ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएगा। इट मीन्स व्हेन वी आर डूइंग द कैश फ्लो मेथड, जब हम कर रहे होंगे और उसमें जो है ना इनडायरेक्ट मेथड हम चूज कर रहे होंगे, तो इनडायरेक्ट मेथड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये आपका आ गया है, बैलेंस आ गया, इसका मतलब है ये वाला जो मेथड है ये आपका जो है ना एक्रूवल बेसिस को फॉलो करेगा, और हम प्रॉफिट को लेंगे, और नॉन कैश आइटम जैसे हमारा डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन है सॉरी, हम इसको एड बैक करेंगे, और हम पहुंचेंगे
ये अपने कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आइटम पे। मगर जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो मेथड हो जाएगा कंप्लीटली डिफरेंट, और उसमें हम बात करेंगे कि कैश फ्लोज हमारे पास कितने आए हैं कितने गए हैं। मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि हमने कस्टमर से कितना कैश फ्लो जो है ना इन किया है, हमने वेंडर को कितनी पेमेंट की है, हमने एम्प्लॉइज की मद में जो है ना एचआर या एम्प्लॉइज की मद में या पेरोल की मद में हमने कितनी पेमेंट की है, हमने एक्सपेंसेस की मद में कितनी पेमेंट की है, हमने इनकम टैक्स की मद में कितनी पेमेंट की है, वो हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर हम जो है ना एक्रूअल बेसिस के ऊपर चल रहे होंगे। और दोनों मेथड्स के अंदर अगर आप फर्क देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो दो मेथड्स हैं हमारे, इसके अंदर जो है ना सिर्फ जो है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही डिफरेंस होगा, जबकि आपका जो है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी विल बी जो है ना आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ बोथ द मेथड। ठीक है, ये अब हम सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये मैं स्क्रीन को स्टॉप करने लगा हूं आपके पास से, एक सेकंड में आप लोगों की चैट बॉक्स देख लूं पहले। अच्छा, इमाल पूछ रही है सर आज की 1 आवर की क्लास क्यों है? क्योंकि कल हमारी क्लास हुई थी 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स की क्लास हुई थी कल हमारी, और आज मुझे कोई पर्सनल काम है तो इसीलिए आज की क्लास जो है ना 1 घंटे की है। फिर उसके बाद की जितनी भी क्लासेज हैं आपके, वो 2.5 घंटे की क्लासेस होंगी आपकी, 2 आवर्स की नहीं होंगी, वो क्लासेस आपकी होंगी 2.5 घंटे की। वी विल बी स्टार्टिंग एट 9 o'clock एंड वी विल बी जो है ना एंडिंग एट 11:30। तो ये हमारी टाइमिंग हो जाएंगी। ओके अच्छा जी, अब मैं ये स्क्रीन को, ओके ठीक है, अच्छा अब मैं ये स्क्रीन को स्टॉप करने लगा हूँ। ये स्क्रीन मैंने स्टॉप कर दी है और अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नाउ कैन यू एबल टू सी इट? यहाँ पर बता दीजिए मुझे, ये इन द चैट बॉक्स आप बता दें। ठीक है, ये अब हम करने जा रहे हैं सवाल। अगर आप देखें जो है ना एग्जामिनर ने आपको बोला है इस सवाल के अंदर, देखें कि आपने, ये देखिएगा कि आपने जो है ना IS 7 के मुताबिक सॉल्व करना है और आपने जो है ना इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है। मगर घर में जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी अभी भेज दूंगा, आपने यही क्वेश्चन को ट्राई करना है विद द डायरेक्ट मेथड, और आपका जो है ना आंसर जो है ना आइडेंटिकल आना चाहिए। यानी कि आप डायरेक्ट मेथड क्या करोगे, सिर्फ जो है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी को आप डायरेक्ट जो है मेथड से आप सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे आप, और बाकी मेथड्स के अंदर बाकी जो ये आपकी जो है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो आपकी सेम रहेगी। तो आपने घर पे ट्राई करना है, और मैं आपको फिर इन द मीन वाइल मैं आपको सॉल्व कर कर ये भी भेज दूंगा ताकि आप अपने आंसर्स को मैच कर सकें। ठीक है, मगर अभी हमने एग्जाम के पर्पस के अंदर अगर आप देखें तो हमने जो है ना इनडायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करना है। अब स्टार्टिंग विद दिस, तो सबसे पहली हमारी जो एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। बेसिकली द कैश फ्लो हैज बीन सेग्रीगेटेड इनटू द 3 मेन एक्टिविटी। द फर्स्ट एक्टिविटी इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, the second activity is the investing activity, and the last activity is the financing activity। तो हम सबसे पहले जो है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, और हम जो है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जब हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। और ये देखें जो है ना इनकम स्टेटमेंट मेरे पास सामने है, तो मैंने यहाँ से मैंने उठाई वैल्यू 6300 की और मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। और इसके लिए हमारे पास जरूरी है कि हमें इनकम स्टेटमेंट दी हुई हो। फर्ज करें कि एग्जाम के अंदर अगर आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं दी हुई होगी तो आपको वो पार्टली इंफॉर्मेशन देगा, आपको प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन देगा, या फिर वो आपको इस तरह बता देगा कि या नेट प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स की वैल्यू ये है और उसमें जो है ना इनकम टैक्स का अमाउंट ये है। तो आप क्या करोगे कि उन दोनों को ऐड करके आप वापस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आप पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब है कोई ना कोई जो है ना इंफॉर्मेशन वो आपको देगा, जिसकी बेसिस के ऊपर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो। दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप कहते हो कि इनकम स्टेटमेंट उसने दी नहीं है, तो वो कोई ना कोई आपको इंफॉर्मेशन देगा, या फिर आपको बता देगा कि आपके जो कैपिटल के अंदर बैलेंस शीट के अंदर जो फर्क आ रहा है, बेसिकली दैट इज द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, और वो आपको उसके हवाले से फर्दर इंफॉर्मेशन दे देगा आपको। मगर हमारे पास जो सवाल है उसके अंदर हमें 6300 का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन दिया हुआ है। तो हमने ये वैल्यू उठाई और हमने ये वैल्यू यहाँ पर डाल दी, और मैंने जो है ना एरो के साथ शो कर दिया ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल रहा हो वो कि कहां से अमाउंट्स आ रहे हैं। अब आप बात करते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की। वाई? बिकॉज आप देखो यहाँ पर हमें कहीं पर भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं है और उसकी वैल्यू भी नहीं है। तो और इसका मतलब ये है कि दैट इज अ नॉन कैश आइटम,
तो हमने इस अमाउंट को कैलकुलेट करना होगा। और इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए अगर आप देखें तो मेरे पास वैल्यूज हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर। मैं अगर जाता हूं तो मेरे पास जो है ना ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं और ये जो है ना एंडिंग बैलेंस है। तो अब मैं जा रहा हूँ डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए जा रहा हूँ। और ये देखें, ये अगर आप सवाल में देखें तो आपके पास सवाल के अंदर 6090 ये आपका बैलेंस है जो है एक्यूमुलेटेड का बैलेंस है। और ये 7140 का जो है ना एक्यूमुलेटेड का बैलेंस है आपका। ये अगर आप देखें ये आपका बैलेंस आपको दिया हुआ है। और इसी तरह से आपको 7980 की आपको ये कॉस्ट आपको दी हुई है, दैट इज द कैरिंग कॉस्ट। आपको ये भी आपको दी हुई है। तो अब आप कैसे फाइंड करेंगे कि व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आप इजीली देख सकते हैं कि हमने ये क्या डेप्रिसिएशन अपनी बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट कर ली। कैसे फिगर से हमने कैलकुलेट की कि मेरे पास 7980 का अमाउंट आ गया। ये मेरे पास 7980 का अमाउंट है जो कि मेरी कैरिंग वैल्यू है, ठीक है। और अगर आप देखें तो मेरे पास जो है ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी है। तो मैंने ये वाली वैल्यू बैलेंसिंग वैल्यू मैंने आराम से फाइंड कर ली। तो इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर मेरी इतनी डेप्रिसिएशन है जो कि मेरे एक्सपेंस में ऑलरेडी चार्ज हुई है और मुझे इसको वर्कआउट करना है, कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है जब मैंने जो है इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट ये आया होगा, क्योंकि उसकी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी। तो आपकी ये एंट्री हुई है। तो आप 1890 की एंट्री से, एक सेकंड में आप लोगों का चैट देख लूं पहले, ठीक है। अच्छा यहां पर देखिए मैंने 1890 से ये बैलेंसिंग फिगर मैंने कैलकुलेट कर ली और इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको दिखा दी। इसका मतलब एग्जाम के अंदर एग्जैक्टली ये होगा। अगर फर्ज करें आपने इन द फेस ऑफ इट आपने ये इंफॉर्मेशन देखी और आपने ये अमाउंट अगर नहीं लिया तो आपका सवाल यकीनन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने ये देखना होगा कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर अगर हमने डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन या डेप्लीशन हमने कैलकुलेट करना है तो आपको उसके लिए जो है ना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को आपने देखना होगा। वो इन्फॉर्मेशन आपको किसी ना किसी वैल्यू पे गिवन होगी आपको। अच्छा इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये लॉस ऑन डिस्पोजल। क्योंकि लॉस के आइटम को हमें पता है कि हम जो है ना इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो हम लॉस के आइटम्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और हम गेन के आइटम्स को ऐड करते हैं। फिर हमारी जो है ना इनकम स्टेटमेंट हमारी बच जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉस हुआ होगा हमारा वो उसने हमारे प्रॉफिट को कम किया होगा और जो है ना इनकम ने यानी कि एक्रूअल ने हमारे इनकम को ऐड किया होगा या फिर हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हमारी जो स्टेटमेंट है उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा। तो हमने क्या किया कि लॉस के आइटम को हमने सबट्रैक्ट कर दिया। तो व्हेन देयर इज अ लॉस आइटम तो वी विल सबट्रैक्ट इट। और हमने ये कैसे हमने देखा लॉस का आइटम, आ जाइए इधर वापस वर्किंग पे। एक मिनट ठहरिएगा, एक मिनट ठहरिएगा जरा, मेरे पास कॉल आ रही है, जस्ट अ मिनट। देखिए अब हमने देखना है कि ये जो 273 की जो वैल्यू है वो हमें किस तरह से हमने कैलकुलेट करनी है और किस तरह से हमें ये वैल्यू दी हुई है। तो अब हम बात करेंगे 273 की बात करेंगे कि वैल्यू। अच्छा इससे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हैं हम वो वैल्यू को डालना स्टार्ट कर देते हैं पहले, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए फाइनेंसिंग कॉस्ट पे आ जाइए। फाइनेंसिंग कॉस्ट हमें दी हुई है 1575। ये देखें 1575 इज द फाइनेंसिंग कॉस्ट। क्योंकि हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया था तो हमने इसको ऐड बैक कर दिया, ठीक है। हमने इसको वापस यहाँ पर ऐड बैक कर दिया। क्यों ऐड बैक कर दिया, क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट जो है ना इंटरेस्ट कॉस्ट है हमारी और इसकी वजह से हमारा एक्सपेंस हमारे बढ़े यानी प्रॉफिट हमारा कम हुआ तो हमने इसको ऐड बैक कर दिया। और इसी तरह से अगर आप देखें ये जो 525 है इसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ाया और हमने 525 से अपना प्रॉफिट कम कर दिया। यहां तक तो हम पहुंच गए कि अब आप देखिए ये लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स हमने
वर्कआउट कैसे किया या और कैलकुलेट कैसे किया। अच्छा, आप लोगों ने काम ये करना है कि आप लोगों के पास अपना पेन कॉपी होनी चाहिए और आप वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि 273 की वैल्यू आपने जो है कंप्यूट कैसे की है। ठीक है, ये साथ साथ आप लोगों ने भी सॉल्व करना है। जैसे ये आ रहा है, लॉस आ रहा है यहाँ पर आपके सामने, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। अब आप मुझे बताएंगे कि नॉन करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन आपके पास दी हुई है यहाँ पर। अब आप मुझे बताएं, कैलकुलेट करके बताएं मुझे कि ये नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो लॉस हुआ है आपको, डिस्पोजल लॉस, हाउ यू कैलकुलेटेड दैट लॉस। कोई मुझे बता सकता है यहाँ स्टूडेंट ऑन द चैट? मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई इट या एट योर ओन फर्स्ट, वरना मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है, ये आप सॉल्व करना स्टार्ट करें। ये अगर देखिएगा, जो ये यहाँ पर आपके पास जो है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपके सामने है। ठीक है, ट्राई इट फर्स्ट। लेट्स सी कि कौन स्टूडेंट बताता है। ये बताया है काशान ने 945 मिलियन, अगर आप देखें दैट इज योर कैरिंग अमाउंट, और आपने जो है ना एसेट सोल्ड किया है 672 का। आप का बिल्कुल सही, तो सही है काशान। ये देखिए, बाकी लोग ये देख लें, 945 का आपका जो है ना दैट इज योर एसेट, और 945 के एसेट को आपने 672 मिलियन में सेल किया, यानी कि आपके जो है ना एसेट की वैल्यू ज्यादा थी और आपने उसको 672 यानी कि कम वैल्यू के ऊपर डिस्पोज ऑफ आपने कर दिया। तो अगर आप देखें 945 में से -672 करें तो यू विल गेट 273 एंड विच इज अ लॉस। तो ये लॉस आपका वर्कआउट यहां से हुआ और ये लॉस ने आपके प्रॉफिट को कम किया था, इसीलिए आपने इसको ऐड बैक किया यहाँ पर। तो अब आपके पास सारी फिगर्स आ गई हैं और ये आपने ये इन सबको ऐड अप कर लिया, तो यू एंड अप विद 9408, यानी ये आपका जो है ना ऑपरेटिंग का सेक्शन पार्टली आ गया। अब आपने जब यहां तक आप कैलकुलेट कर लोगे तो आप लोगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लोगे कि वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंजेस आपकी कितनी हुई हैं। तो अब आप ये आ जाओ, सबसे पहले जो है ना इन्वेंटरी में आ जाओ आप। इन्वेंट्री में आप आए तो इन्वेंट्री के अंदर बैलेंस अगर आप देखें तो आपको बैलेंस दिया हुआ है 2142, माइनस कर दें इसमें से 3150, तो 1008 का आपका डिफरेंस आया है, ये आपने सब्ट्रैक्ट किया। क्यों आपने सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस आपका कम था, इन्वेंट्री ज्यादा थी, तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री कैसे आपकी बड़ी होगी, करंट एसेट कैसे बड़े होंगे आपके, क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर 1008 की इन्वेंट्री परचेज की होगी। जब आपने इन्वेंट्री परचेज की होगी आपने, तो इसका मतलब है 1008 का आपका कैश आउटफ्लो हुआ, इसीलिए मैंने कैश आउटफ्लो को -1008 से मैंने दिखा दिया। इसी तरह से आप एआर में आइए, एआर का बैलेंस आप लोग देख लें, एक सेकेंड, 6615 माइनस कर दें 8190, तो ये आ गया 1575। इसका मतलब है कि ओपनिंग आपका अकाउंट्स इतना था, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ये इतना आपका अकाउंट रिसीवेबल आपके बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब है कि वेन एवर योर करंट एसेट इंक्रीजेस तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये मैं इसको अंडरस्टैंड करवा दूं आपको, ये आपने क्यों काम किया है। क्योंकि आप देखें कि जब आपके एआर आपका बढ़ा तो इसका मतलब है कि मजीद क्रेडिट सेल आपकी बढ़ी है। और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो हमने वो 1575 की जो हमारी सेल, क्रेडिट सेल इंक्रीज हुई है, वो हमने एक्चुअली माइनस कर दी हमने, ताकि हम कैश फ्लो के ऊपर, बैलेंस के ऊपर पहुंच जाए। तो ये वाली फिगर, ये फिगर आपके पास आ गई। अच्छा, अकाउंट्स पेबल पे आ जाए। वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट ओनली वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल इज व्हाट? वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो हम वो आइटम देख रहे हैं। इसके बाद आप जो है ना एपी पे आ जाइए। एपी आपका जो अकाउंट्स पेबल है,
वो अकाउंट्स पेबल आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और अगर आप देखें 4557 माइनस 4452, तो ये 105 का आपका बैलेंस आ गया। और 105 का बैलेंस का मतलब ये हुआ कि आपकी लाइबिलिटी आपकी कम हुई है। ये देखें 4557 की लाइबिलिटी थी आपकी एज अ ओपनिंग बैलेंस, आपकी लाइबिलिटी कम हुई है। तो इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर आपने पेमेंट की है, वो पेमेंट है आपकी 105 की, जो पेमेंट से आपका कैश आउटफ्लो हुआ। ठीक है, ये आपका यहां तक आपने सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब मैं यहां तक की बात करूंगा डायरेक्ट मेथड से। जब आप डायरेक्ट मेथड से घर पे इसको सॉल्व करोगे आप, तो आपका इसके साथ टैली करना चाहिए, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आपका टैली होना चाहिए यहां पर। तो इसका मतलब है यहां तो अभी आपको एग्जामिनर ने जो है इनडायरेक्ट मेथड दिया है। व्हाट इफ कि अगर वो आपको कहता कि आपने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है इसको, और सिर्फ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन तक आप हमें ये अमाउंट जो आपने अभी फाइंड किया है, ये अमाउंट आप हमें मैच करके दिखा दें विद द डायरेक्ट मेथड। क्योंकि मैंने आप लोगों से अभी बात बोली है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी अंडर बोथ आर आइडेंटिकल, द चेंज इज in the operating activity between the indirect method and the direct method। ठीक है, ये आपका आ गया 6720। और आपकी जो एक्टिविटी मैच करेगी जो है ना ऑपरेटिंग सेक्शन से, वो मैच करनी चाहिए, यहां से मैच करनी चाहिए कंप्लीट। ठीक है, तो इसका मतलब है जब आप बनाएंगे डायरेक्ट मेथड से करेंगे, तो ये कैश आउटफ्लो भी आपको करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर आल्सो पेमेंट। तो योर कैश फ्लो या अंडर योर डायरेक्ट मेथड, योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो नेट should be matched with this item। ये जो मैंने अभी आपके सामने ये हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा, यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक हम पहुंच गए। जब हम यहां तक हम पहुंच गए हैं, इसके बाद हमने देखना है कि यार हमने इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी की है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम जो है ना इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर पेमेंट, उसके अंदर नॉर्मली पेमेंट नहीं आती, उसमें एक्सपेंस आता है, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। मगर आप देखें कि ये जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है हमारी 1575, इस फाइनेंस कॉस्ट के अगेंस्ट कोई हमारी लाइबिलिटी खड़ी हुई नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। देखें आप कहीं भी फाइनेंशियल कॉस्ट की लाइबिलिटी स्पेसिफिकली फाइनेंशियल कॉस्ट की आपकी नहीं खड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है आपकी, क्योंकि ये आपकी या एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहीं पर लाइबिलिटी स्टेट नहीं की है, तो इसका मतलब है ये आपका पे ऑफ हुआ है। तो इसीलिए मैंने इसको 1575 को फाइनेंशियल कॉस्ट मैंने एज अ पेमेंट यहां पर दिखा दिया। तो ये आपका आउटफ्लो है। इसका मतलब है कि इसकी जो ट्रांजैक्शन बनी होगी वो बनी होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, एक कैश और बैंक क्रेडिट विद दिस अमाउंट 1575। अब आप आ जाइए टैक्स पेमेंट की बात कर रहे हैं। ये जो टैक्स आपने चार्ज किया है दैट इज बेस्ड ऑन द एक्रूअल, यानी आपने एंट्री क्या की होगी, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेएबल आपने किया होगा क्रेडिट। तो हमने यहाँ पेएबल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें कितना टैक्स हमारा आउटफ्लो हुआ है। तो उसके लिए हम क्या आएंगे, हम उठाएंगे बैलेंस शीट से, उठाएंगे टैक्स पेएबल। ये देखिएगा बैलेंस शीट के अंदर आप आइए, और बैलेंस शीट के अंदर आपके पास टैक्सेशन का ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस गिवन है। ये वो बैलेंस है जो कि एक्रूअल का है आपका, ये ओपनिंग और ये एंडिंग बैलेंस। तो हमने क्या किया, ये 2310 का जो है ओपनिंग बैलेंस ये हमने डाला, 1827 ये रहा आपका जो है ना एक्रूअल, ये आपका आ गया। तो टोटल टैक्स की हो गई आपकी लाइबिलिटी, जो आपने पे ऑफ करना है वो हो गया 4137। आपने ये इन दोनों का आपने ऐड कर लिया, और इसमें से आपकी लाइबिलिटी जो बची है, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूं बैलेंस शीट के अंदर, ये है बची है 2520 की। तो इसका मतलब है आपको पे करना था 4137, आपकी इतनी बची है लाइबिलिटी। तो इसका मतलब है दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर, और ये अमाउंट एक्चुअली आपका पे ऑफ हुआ है। और ये आपने, ये मैंने जो है ना एरो बनाया है, ये आपका पे ऑफ हो गया यहाँ से। तो ये आपने पेड कर दिया। जब आपने पेड कर दिया तो आप यहाँ पर आए और आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो आप नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक आपने सॉल्व कर लिया। और जब आप आओगे यानी डायरेक्ट मेथड पे आओगे, तो आपका ये होना चाहिए टैली। वो फॉर्मेट भी मैं अभी आपको भेज दूंगा, ईमेल के ऊपर भेज दूंगा मैं आप लोगों को फॉर्मेट। ठीक है, यहां से आपको अंदाजा हो गया। अच्छा, यहाँ पर एग्जामिनर अब आपसे कैसे पूछ सकता है, उसने आपको जो है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी दे दिया, फर्ज करें उसने ये आइटम जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कंप्लीटली हाइड कर दिया, यानी इसका टेक्स्ट
यानी इसको आप कहेंगे टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं टेक्स्ट और मैं इसे कह रहा हूं वैल्यू। मैंने अगर ये टेक्स्ट और वैल्यू भी छुपा दी तो अब आपको पता नहीं है कि यार इसके अंदर डेप्रिसिएशन था या नहीं था। मगर अगर मैं ये आपको टेक्स्ट दे दूं और ये मैं वैल्यू के अंदर डाल दूं एक्स, या मैं इसमें जो है डाल दूं क्वेश्चन मार्क, तो आपके जहन में फौरन ये आएगा कि यार डेप्रिसिएशन तो मुझे कैलकुलेट करनी ही करनी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे डेप्रिसिएशन का टेक्स्ट यहां पर उसने लिख के दे दिया। तो एग्जामिनर आपके साथ ये प्ले अराउंड कर सकता है कि वो टोटल वैल्यू को ही छुपा दे, यानी वैल्यू प्लस द टेक्स्ट छुपा दे, आपको दे ही ना ये। अब आपको अगर ये पता नहीं है यहाँ पर कि यार मुझे नॉन कैश आइटम को ऐड करना है, यानी नॉन कैश आइटम का मतलब हो गया आपका डिप्लीशन, ठीक है, इसके अलावा पर डिप्लीशन के अलावा जो है ना अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन, ये आइटम्स अगर ये मैंने पूरा जो मैंने आपके सामने अभी हाईलाइट किया हुआ ये मैंने पूरा एरिया अगर छुपा दिया और आप इसको सॉल्व करने जा रहे हो और आपने ये चीज नहीं देखी, तो व्हाट वुड हैपन, आपके दिमाग में सबसे पहले बात आएगी यार ये था ही नहीं, इसका मतलब है, और आपकी जो सवाल आपका आउट हो रहा होगा वो इसी अमाउंट से आउट हो रहा होगा। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है, एक बात हो गई। इसी तरह से ये वाली वैल्यू आपके सामने, ये अगर मैं आपके सामने वैल्यू छुपा दूं तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि यार ये लॉस की वैल्यू तो कैलकुलेट मैंने किसी ना किसी तरीके से करनी है, मगर मैंने ये दोनों आइटम छुपा दी आपके लिए, तो अब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि यह आइटम था, यह आइटम आपने डालना है और इसकी वैल्यू भी आपने डालनी है। तो ये चीजों का रखना है ख्याल आपने। तो इसका मतलब है जस्ट लाइक योर इनकम्प्लीट records, you don't have the information and you have to find out the information, because if you don't find that information you cannot able to complete your income statement and balance sheet, and you cannot able to complete your financial statements, आप नहीं बना पाओगे। तो ये बेसिकली पॉइंट था। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। अच्छा अब चलते हैं आगे, यहां से आ जाए, यहां तक हमने सॉल्व कर। अब आ जाइएगा कैश फ्लो फ्रॉम जो है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या चीज आएगी भाई? नॉन करंट एसेट्स अगर कोई भी आपने बाय किया है तो वो यहां पर आएगा एज अ कैश आउटफ्लो। कोई भी नॉन करंट एसेट आपने बाय किया वो यहां पर आएगा। कोई भी नॉन करंट एसेट जो आपने डिस्पोज ऑफ किया है, डिस्पोज ऑफ से जो आपकी कलेक्शन या प्रोसीड आई है वो भी यहां पर आएगी। अब आपका सवाल होगा कि सर ये जो आपने बताई है बात, मगर यहां पर फिर आपने क्यों ऐड किया, ये क्यों किया फिर आपने ये वाला काम, ये जो मैं आपके सामने ये हाईलाइट कर रहा हूं ये क्यों किया आपने? ये इसलिए किया है क्योंकि ये कैश फ्लो है ही नहीं आपके। पहली बात तो ये आपके ये दोनों आइटम आपके कैश फ्लो नहीं है, ये आपके गेन्स या लॉसेस हैं, या आपका टोटल कैश फ्लो नहीं है। वी आर टॉकिंग सोनली अबाउट कैश फ्लोज। तो इसीलिए मैंने इस आइटम के इफेक्ट को जीरो किया है। क्यों किया जीरो, आप देखिएगा 273 यहां से हुआ होगा माइनस, जब मैंने 273 यहां पर एड बैक किया तो आपके प्रॉफिट के इफेक्ट को मैंने जीरो कर दिया। फिर आप आ जाइएगा यहां पर आ जाइए 105। ये 105 गेन आपने 100% इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए गेन आपने ऐड किया होगा। जब मैंने ये गेन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मैंने प्रॉफिट से ये इफेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब निकाल दिया मैंने इफेक्ट को। ये क्यों मैंने निकाला? मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मुझे ये आइटम अपने जो है ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज अ प्रोसीड दिखाना है। एज अ प्रोसीड का मतलब है या तो मेरे पास कलेक्शंस आएगी जब मैं सेल करूंगा अपना एसेट, मैंने गेन लॉस की बात नहीं करनी है, और जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा तो मुझे पेमेंट दिखानी है, मुझे लॉस को नहीं दिखाना है, क्योंकि मैंने लॉस का इफेक्ट यहां पर आपके सामने जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं मैंने इसको जीरो कर दिया है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर कैश फ्लोज के टोटल इंपैक्ट लेने कि यार अगर मैंने अपना एसेट बेचा है तो टोटल प्रोसीड कितनी आई है, मैंने उसकी बात करनी है। और मैंने दूसरी ये बात करनी है कोई मैंने एसेट अगर जो एक्वायर किया है तो मेरा कैश आउटफ्लो कितना हुआ है, क्योंकि लॉस और गेन ऑलरेडी ऊपर आ चुके होंगे। तो यह चीज का ध्यान रखना है। अच्छा अब चलते हैं हम आगे। अब देखिएगा सबसे पहले आप आ जाइए सवाल में आइए दोबारा। ये देखें 630 मिलियन की सेल प्रोसीड आपको गिवन है, तो आपने ये सिंपल सी उठाई वैल्यू और ये वैल्यू आपने यहां पर डाल दी, ठीक है। अच्छा यहां पर एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे ये पूछ सकता है कि आपको वो डिफरेंट वैल्यूज दे देगा कि यार आपकी जो है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ओपनिंग बैलेंस ये है, ठीक है, एंडिंग बैलेंस ये है, ठीक है, कि ड्यूरिंग द ईयर आपने इतना परचेज किया और ड्यूरिंग द इतना बैलेंस आपका बच गया। अब आप बताइए कि कितनी प्रोसीड आपको होगी। और ये मैंने आपके सामने ये दोनों यानी ये टेक्स्ट और ये वैल्यू, मैं इसको कह रहा हूं टेक्स्ट एंड वैल्यू कह रहा हूं। मैं इसमें से अगर आपको वैल्यू छुपाता हूं तो आपको पता चल जाएगा
कि यार मुझे ये कैलकुलेट तो करना ही करना है, मुझे ये कैलकुलेट लाजमी कैलकुलेट करना है मुझे, क्योंकि एग्जामिनर ने सेल प्रोसीड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मुझे टेक्स्ट ऐसा दिया हुआ है। मगर अगर ये मैं दोनों वैल्यू को हाइड करूं और मैं ये ना दिखाऊं तो आपको now you have to give the pay attention towards your income statement and balance sheet कि कोई भी आइटम ऐसा ना हो जो कि मिस हो जाए। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं। जब आपके पास सवालात होते हैं ना एमसीक्यू फॉर्मेट में ए बी सी डी, एक चीज आपने ध्यान के अंदर रखनी है, कभी भी ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने जो है ना आइटम सी लिया, यानी आपने सी को टिक किया। आपने एक बात को जहन में रखना है कि अगर सी आपने टिक किया और फर्ज करें थोड़ी देर के लिए सी सही है, आपने सही टिक किया, तो ए बी और डी विल नॉट बी अ रैंडम नहीं लिया मैंने, यानी एग्जामिनर जब अपना पेपर बना रहा है तो ए बी और डी के अंदर रैंडम वैल्यू नहीं है, मतलब मैंने कोई भी वैल्यू उठा के डाल दी वहां पर। नो, दैट इज नॉट द गेम। वो वैल्यूज जो होंगी ए बी और डी में, अगर आप रॉन्ग कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो वो वैल्यू भी वहां पर गिवन होगी, यानी कि आप अगर रॉन्ग तरीके से सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो आप ए बी डी में वो ऑप्शन देखोगे और आप माइट भी वो रॉन्ग ऑप्शन आप कैलकुलेट कर लो आप और उस पर टिक कर दो। मैं ये जो मैंने आपको बात बताई है, यू गॉट दैट पॉइंट और नॉट? पहले मुझे चैट के अंदर ये वाली चीज आप बता दें, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है अभी, सारे स्टूडेंट मुझे ये वाला पॉइंट बता दें जो मैंने ये पॉइंट आपको बताया है कि ये आपको पॉइंट समझ में आ गया नहीं आ गया? या फिर से बताऊं मैं ये वाला पॉइंट आपको? ठीक है। अच्छा, जो है ना इमाल को समझ में नहीं आया ये वाला पॉइंट, बाकी लोग बता दें मुझे, स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट बता दें ये वाला जो मैंने पॉइंट एक्सक्लूसिवली एक्सप्लेन किया आपको, यू गॉट दैट पॉइंट और नॉट? काशान ओके, ही इज फाइन विद दैट। बाकी लोग बताएं, बाकी स्टूडेंट बताएं मुझे। नो, ठीक है। शोएब को भी नहीं आया समझ में ये वाला पॉइंट एक्सक्लूसिवली। ठीक है, चले अब मैं बता रहा हूं, फिर से आप देख लीजिए, सुन लीजिए गौर से बात। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फर्ज करें थोड़ी देर के लिए आप कि मैंने ये आपको टेक्स्ट मैंने शो कर दिया आपको, और मैंने ये वैल्यू के ऊपर डाल दिया x, यानी ये वैल्यू आपने फाइंड करनी। अब आप जब सवाल सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको एग्जैक्टली पता है कि यार क्योंकि ये टेक्स्ट मुझे दिया हुआ है टेक्स्ट, तो मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये मैं वैल्यू फाइंड नहीं करूंगा तो मेरा सवाल सॉल्व नहीं होगा। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि मैंने ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ हाइड कर दी, यानी मैंने टेक्स्ट भी छुपा दिया और मैंने ये वैल्यू भी छुपा दी। अब आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको आपने यहां सुनना है गौर से। अब आप कोई भी एक आंसर को जो है ना ऑप्ट कर रहे हो, फर्ज करो आपने सी ऑप्शन को टिक किया और सी ऑप्शन को आपने सही टिक किया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने वर्किंग की, कैलकुलेट किया और 630 आपका आंसर था, वो आपने सही टिक कर लिया। अब मेरी बात को आपने अंडरस्टैंड करना है, ए बी और डी को आपने टिक नहीं किया। याद ये आपने रखना है कि 630 जो आपने टिक किया और आपने सही टिक किया, मगर ए बी और डी जब जब जो है ना एग्जामिनर बना रहा है ना सवाल, तो ए बी और डी विल नॉट बी अ रैंडम आंसर, यानी कि उसमें कोई वैल्यू रैंडम नहीं है। मतलब कोई भी मैंने वैल्यू अपनी मर्जी से एग्जामिनर ने एज अ रैंडम वैल्यू नहीं डाल दी है। वो वैल्यूज ऐसी होंगी उसके अंदर जो आप कैलकुलेट करने जा रहे होगे, अगर रॉन्ग कैलकुलेट करने जा रहे होगे तो वो वैल्यू उसमें गिवन होगी और आप वो वैल्यू को टिक करके आ जाएंगे। ये वाला मेरा पॉइंट था, यानी द एग्जामिनर विल नॉट गोइंग टू पिक अ रैंडम वैल्यू फॉर द रॉन्ग आंसर एज वेल। तो यहां पर आपने इस चीज को समझना है कि आप अगर एक मेथड है, सही तरीका है, वो आपने 630 वैल्यू निकाल ली और आपने सही सॉल्व कर लिया। मगर अगर कोई स्टूडेंट रॉन्ग कैलकुलेट कर रहा है तो वो रॉन्ग आंसर भी दिया हुआ है उसके अंदर, और अगर आप वर्किंग कर रहे हो वो, तो रॉन्ग आंसर दिया हुआ है और आप रॉन्ग आंसर पे टिक मार के आ जाओगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि द रॉन्ग आंसर विल नॉट बी अ रैंडम आंसर दैट हैज बीन ट्रिग्ड, यानी वो वैल्यू सॉल्व हुई हुई होगी। ये जो मैंने अब आपको ये एक्सप्लेनेशन दी है दोबारा, यू गॉट दैट पॉइंट, यस और नो? यहां बता दें आप मुझे। ठीक है, मोहम्मद शुएब को बात समझ में आ गई, बाकी लोगों को सबको समझ तो ये ध्यान रखना है, मतलब ये है, ठीक है, सबको समझ में आ गई है। ये ध्यान रखना है कि देयर इज नो रैंडम वैल्यू इन द एमसीक्यू, मतलब एक आंसर आपका सही आ रहा है, दूसरी वैल्यू ऐसी नहीं होगी। फर्ज करो कि एक आंसर 500 आ रहा है, तो दूसरी वैल्यू ऐसी नहीं होगी 12,000, 15,000 और 16,000, और वो वैल्यू वो होगी जो कि स्टूडेंट रॉन्ग कैलकुलेट कर सकता है। अच्छा,
ये जो है ना इमाल कह रही है सर ये समझ आ गया, ठीक है, वेरी गुड, बट अभी ये वैल्यू कैसे आई ये समझ में नहीं आया। ठीक है, ये बता देता हूं मैं आपको। ये देखें, ये जो 630 आपकी वैल्यू आई है, ये आई है यहां से। ये देखें आप, ये आपको वैल्यू दी हुई है। अगर आप सवाल देखें तो 630 मिलियन की आपकी इन्वेस्टमेंट्स की सेल प्रोसीड्स है जो आपको गिवन है, यानी आपने अपना सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की तो आपको 630 का कैश का जो है ना इनफ्लो हुआ है, तो ये वैल्यू आपकी यहां पर आ गई। यानी ये वैल्यू को अगर मैं यहां पर शो कर दूं आपको, यहां पर ये लिख दिया मैंने गिवन, ये वैल्यू गिवन है आपके लिए। ठीक है, ये आपने वर्कआउट नहीं की, कैलकुलेट नहीं की, गिवन है। अच्छा, अब आ जाओ सेल प्रोसीड ऑफ इक्विपमेंट पे आ जाओ। सेल प्रोसीड ऑफ इक्विपमेंट है 672। ये कैसे आया? अब आप आ जाइए यहां पर सवाल में, ये देखें आपने ये इक्विपमेंट जो बेचा था उसमें 273 का लॉस हुआ था, जो कि अभी मुझे आप लोगों ने बताया सवाल में 273 का, और उसकी प्रोसीड 672 मिलियन की, क्योंकि लॉस को हमने इफेक्ट को ऊपर ले लिया है, तो ये 672 हमारी एज अ प्रोसीड है। ये प्रोसीड आपकी, इसलिए मैंने ये प्रोसीड यहां पर ऐड कर दी, सेल प्रोसीड ऑफ 672। ये आपके सामने एक इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन सेल प्रोसीड की मैंने अभी बात की, तो ये वाली सेल प्रोसीड एक आपकी यहां पर आ गई है, एक सेल प्रोसीड आपकी यहां पर आ गई। ये जो सेल प्रोसीड थी आपकी जो है, ये जो है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की थी, ये सेल प्रोसीड थी आपकी जो है ना इक्विपमेंट की, और ये वैल्यू भी गिवन है। मैंने किया कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये वैल्यू भी गिवन है। अब आप आ जाओ इंटरेस्ट कलेक्टेड। आपने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, ये देखें 525 का आपने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, और ये इंटरेस्ट जो आपका कलेक्टेड है, क्योंकि इसके अगेंस्ट आप देखो यहां पर कोई बैलेंस शीट के अंदर जो है ना एक्रूवल खड़ा हुआ नहीं है कोई, तो इसका मतलब है ये जो 525 है आपके, दैट इज अ कैश इनफ्लो। ये देखें, ये जो 525 है आपके, ये जो आपने यहां पर इफेक्ट को माइनस कर दिया था, ये इफेक्ट को, और ये इफेक्ट को आपने यहां पर ऐड कर लिया एज अ इंटरेस्ट कलेक्टेड 525, क्योंकि सब्ट्रैक्ट आपने वहां पर किया हुआ था। अब आप आ जाइएगा पेमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अब आप देखें कि इंटेंजिबल एसेट्स को आप देख लें। सबसे पहले आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स का बैलेंस दिया हुआ है 4200 और 5250। तो एक काम करें, यहां पर अगर मैं ये करूं कि 4200 माइनस 5250 कर दूं, तो ये मेरा 1050 आ गया। इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर मेरा 1050 का पेमेंट हुई है, जिससे मैंने ये एक्वायर किया है मजीद इंटेंजिबल एसेट। ये मैंने कैसे फाइंड किया? 4200 माइनस 5250, तो मेरा ये वाला बैलेंस मेरा कैलकुलेट हो गया। तो मैंने ये एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू और चौथी वैल्यू ये मैंने फाइंड कर ली। अब मुझे देखना है कि मेरा जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, क्या मुझे उसको मैंने परचेज किया, गेन हुआ या लॉस हुआ, वो मुझे देखना है। उसके लिए मैं आ रहा हूं यहां पर, ये मैंने आपके सामने बनाई है वर्किंग। ये देखिएगा, सबसे पहले अगर आप सवाल के अंदर आ जाएं, दोबारा से आ जाएं, तो ये देखें आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन दी हुई है। On June 30, 2019, the company purchased a coal mine from which extraction will take place for 5 years. At the end of the 5 years, the company will be obliged to close off the coal mine and make this area safe. The cost of closing the coal mine has been estimated and discounted to a present value of 840, which is included in the carrying amount. वो carrying amount में included है, ये हमें बात अपने दिमाग के अंदर रखनी है। अब आप चलें आगे। सबसे पहले हम आते हैं, स्टेप बाय स्टेप में आते हैं। हम ये देखते हैं कि ये मुझे दिया हुआ है रिवैल्यूएशन सरप्लस दिया हुआ है मुझे, ये 1911। इसका मतलब है मेरा कहीं ना कहीं मेरे एसेट्स मेरे रिवैल्यू हुए होंगे। ठीक है, तो मैं अभी उसको भी अभी भी देख रहा हूं मैं, और मुझे ये जो है ना अर्निंग्स मेरी दी हुई है, इतनी मेरी जो है ना अर्निंग्स दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है क्वेश्चन में देखना है कि यार मेरा जो बैलेंस है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, वो मुझे दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 6405 का ओपनिंग बैलेंस है। तो मैंने क्या किया, ये देखिए, मैंने 6405 का ओपनिंग बैलेंस मैंने यहां पर ले लिया। ये मैं करते जाऊं, मैं यहाँ मार्क करते जा रहा हूँ, जो जो मैं इंफॉर्मेशन शो कर रहा हूँ आपको, ये मैंने मार्क कर दिया, ये इंफॉर्मेशन मैंने शो कर दी। ये मेरा जो है, ये जो है ना एंडिंग बैलेंस है, मैंने इसको भी मार्क कर दिया।
यहां मार्क कर दिया मैंने, ये मेरा बैलेंस है 7,980 का, जो कि मुझे गिवन है बैलेंस शीट में 7,980, ये मुझे बैलेंस गिवन है, ये मुझे गिवन है वैल्यू। अब मुझे जो वैल्यू गिवन नहीं है वो मैं फाइंड करूंगा। अच्छा, अब मैं आता हूं रिवैल्यूएशन के सरप्लस पे आता हूं, और ये देखें मेरा ये 1911 माइनस 2100, तो 189 से मेरा एसेट रीवैल्यू हुआ है, यानी कि मेरा फिक्स एसेट मेरा बड़ा है, नॉन करंट एसेट मेरा बड़ा, और मेरा रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ। ये इंफॉर्मेशन आई है 189 की, ये मैंने यहां पर, ये भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको बता दी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई। ये हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट किया था, ये इंफॉर्मेशन भी मेरे सामने आ गई। ठीक है, जो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा आप देखें कोल माइन हमने एक बाई की है, ये देखें, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये यानी माउस घुमा रहा हूं मैं, 840 मिलियन का मेरा एसेट है। ठीक है, 840 मिलियन का मेरा एसेट है जो कि मैंने एक्वायर किया है। ठीक है, ये मेरा आ गया कोल माइन, आ गया एक्वायर। ठीक है, मैंने एसेट को डिस्पोज ऑफ किया है, मैंने, अगर आप एसेट को देखें जो है ना, डिस्पोज ऑफ मैंने ये रहा, ये देखें, जो मैंने एसेट को डिस्पोज ऑफ किया वो मैंने 945 से अपने एसेट को अपनी बुक में से डिस्पोज ऑफ किया। वो इंफॉर्मेशन गिवन आपके सामने, ये तो सारी इंफॉर्मेशन आ गई, गिवन आ गई। तो इसका मतलब है कि मैंने इन सबको ऐड किया, तो ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई, और ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है परचेज ऑफ द फिक्स एसेट। मैंने फिक्स एसेट एक्वायर किया, ये जो आपके सामने आ रही है वैल्यू आ रही है, जो मैंने मार्क किया हुआ है क्वेश्चन मार्क, दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज ईच एंड एवरी वैल्यू हैज बीन कैलकुलेटेड, जो मैंने आपको शो कर दी, दिखा दी। तो $3,381 का या रुपए का आपका परचेज ऑफ फिक्स एसेट हुआ है, और ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट मैंने इसलिए यहां पर लिया है, ये वाली वैल्यू मैंने ली है, ये जो आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 3,381, ये मेरा परचेज ऑफ फिक्स एसेट है। मैंने फिक्स एसेट जो है ना एक्वायर किया है, और इसकी वर्किंग सारी कैलकुलेशन ये मैंने आपको शो कर दी यहां पर, एक एक वैल्यू मैंने आपको दिखा दी, वर्कआउट करके कैलकुलेट करके दिखा दी। ये वाली वैल्यू आपके सामने आ गई। जब ये वैल्यू आपके सामने आ गई है, तो अब आपके पास ये वैल्यू गिवन थी, ये वैल्यू आपको पता चल गई, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, और ये आपने फाइंड कर ली। ये मैं कहता हूं फाइंड, ये आपने फाइंड कर ली वैल्यू। अब ये जो फिगर आपकी आई है, दैट इज द कैश फ्लो फ्रॉम योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, का आपका कैश फ्लो है, जो आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपने कैलकुलेट कर लिया। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपने नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपने कैलकुलेट कर लिया यहां तक। ठीक है, यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या चीज आएंगी यार, कंपनी के कैश फ्लोज, अगर हमने कहीं से लोन बोरो किया है वो अमाउंट आ जाएगा, अगर हमने शेयर होल्डर को डिविडेंड हमने पे किया उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, लाइक दैट। ठीक है, अगर लोन फाइनेंस किया है तो वो आ जाएगा, अगर हमने जो है डिबेंचर इशू किए हैं तो वो अमाउंट आ जाएगा, अगर हमने डिबेंचर की लायबिलिटी सेटल ऑफ की है वो आ जाएगा। इस किस्म की चीजें यहाँ पर, शेयर कैपिटल अगर आपका बढ़ेगा या शेयर प्रीमियम आपका बढ़ेगा, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी दैट हेल्प अस और द कंपनी टू डू द बिजनेस। आपको ऑलरेडी पता है ये बात कि जब हम फाइनेंसिंग की बात करते हैं, तो फाइनेंसिंग में आपका एक तो जो है ना इक्विटी का पार्ट है, दूसरा पार्ट वो है जो आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग करते हो। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपने या तो डिबेंचर जो है ना रेस करके कर ली, या आपने कोई फाइनेंसिंग ले लिया, आपने बैंक के थ्रू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपने कोई फाइनेंसिंग ले ली। अच्छा, अब हम आते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं शेयर कैपिटल का आ जाते हैं। तो शेयर कैपिटल का, अगर मैं शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का बैलेंस में एक साथ ले लूं, ये देखें शेयर, तो मैं ये एक काम ये करता हूं, मैं ये कर लेता हूं, पहले मैं जो ले लेता हूं यहाँ इस तरह से, 3,150 में से मैंने माइनस किया 4,200, तो ये मेरा 1,050 आ गया। ठीक है, और मेरा जो शेयर प्रीमियम है वो कितना है, 3,150 माइनस 3,360। तो अगर आप ये देखें तो ये मेरा बन गया 1,260। तो 1,260 का जो मेरा ये कैश का इनफ्लो है, ये देखें, इसीलिए मैंने यहाँ 1,260 है। आप चाहो तो
शेयर कैपिटल को जो है ना अलग ले लो, शेयर प्रीमियम को जो है ना अलग ले लो। मैंने इसको एक साथ ले लिया, आप चाहो तो अलग ले लो, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि अगर एग्जामिनर आपको कहता है सवाल के अंदर कि शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, तो आपको क्यूमुलेटिव वैल्यू डालनी पड़ेगी। वरना अगर जो है ना अलग अलग पूछता है वो आपसे, तो आप जो है ना अलग अलग कैलकुलेट करके डाल दें, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने क्या किया, सिंपली मैंने ये किया, यहाँ पर देखो, ये अगर आप देखो यहाँ पर, मैंने 3150 में से मैंने 4200 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये मेरे पास आ गया चेंज इन द कैपिटल आ गया, और ये आ गया चेंज इन द प्रीमियम आ गया। मैंने इन दोनों को ऐड किया, ये देखें ऐड किया, तो ये मेरा 1260 आ रहा है। तो 1260 मेरा कैश का इनफ्लो है, ये आपके सामने यहाँ पर आ गया 1260, ये वाली वैल्यू आपकी आ गई। तो ये हमने फाइंड कर ली वैल्यू। अब आप आ जाइए लॉन्ग टर्म लोन पे आ जाए। लॉन्ग टर्म लोन आपका था 1050 माइनस आप कर दो 2730। कैसे 2730? ये वाला। तो ड्यूरिंग द ईयर आपने 1680 का लोन आपने जो है ना एक्वायर किया, यानी यू हैव टेकन द लोन ऑफ 1680। अगर ये लोन का अमाउंट कम हो जाता तो ये आपका आउटफ्लो होता कि आपने ये लोन को पे ऑफ किया। यहाँ पर आपने लोन को पे ऑफ नहीं किया, आपने लोन जो है ना आपने जो है एक्वायर किया है, तो इसीलिए ये आपका बैलेंस यहाँ ऐड हो गया। तो हमने ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली एक, और हमने ये वाली वैल्यू फाइंड। अब हम देखने जाते हैं डिविडेंड, कि यार हमने डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, सबसे पहले आप देख लो कि हमारा जो है ना ओपनिंग जो है ना अर्निंग का बैलेंस दिया हुआ है 3780, वो ये है मेरा, ठीक है 3780। और मैंने जो प्रॉफिट है मेरा पैट, ये देखें मेरा पैट है 4473, ये मेरा पैट है 4473। तो मैंने क्या किया कि जो है ना अर्निंग के अंदर अपना प्रॉफिट ऐड किया, तो ये मेरा आ गया टोटल आ गया मेरा। इस टोटल में से मैंने जो है ना एंडिंग बैलेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसका मतलब है ये जो मेरी फिगर आई है दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर, और ये मेरा डिविडेंड पे ऑफ है, जो कि मैंने कैलकुलेट किया। यहाँ पर एक सेकंड मैं एरो बना दूं, ये मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पर, ये आपकी वैल्यू आ गई 2730 का आपका आउटफ्लो हो गया। और अगर आप ये देखें तो जो है ना F2 मैंने किया, तो ये आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी को सॉल्व कर लिया। ये बैलेंस, ये अब आपके पास जो है ना तीन बैलेंसेस है, एक बैलेंस, दूसरा बैलेंस, और ये तीसरा बैलेंस। इन तीनों बैलेंस को मैंने उठाया, और ये देखें एक बैलेंस, दूसरा बैलेंस, तीसरा बैलेंस, इनको मैंने सम कर लिया। जब मैंने इनको सम कर लिया तो ये मेरा आ गया 1134 आ गया। अब मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट जब मैं बनाता हूँ, और आप लोगों को पता है ऑलरेडी ये बैलेंस मैच करना चाहिए। अब मेरा बैलेंस कैसे मैच करता है, अभी हम लोग जो है ना देख लेते हैं। ये जो है ना 21 का मेरा ओपनिंग बैलेंस है, और मेरी कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं है। तो मैंने जो है ना 21 को कैश इन बैंक को एज अ ओपनिंग बैलेंस मैंने लिया। अब मैं बेसिकली अपने कैश फ्लो को मैच कर रहा हूँ कि यार ये मैंने सही किया है नहीं किया। तो मैंने जो है मैंने ये वैल्यू उठाई, क्योंकि ये वैल्यू तो थी नहीं, तो ये 21, और मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कैश एंड बैंक, मैंने इन दोनों को मैंने ऐड किया, तो ये मेरा आना चाहिए 1155। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये 1155 आना चाहिए। ये आ गया 1155 आ गया, तो मेरे पास ये भी आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है 1134 मेरा कैश फ्लो आना चाहिए था, जो मेरा ऑलरेडी आ रहा है। और इसीलिए ये मेरा बैलेंस आपका टाई अप हो गया बैलेंस। तो इसका मतलब है ये हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट 100% सही बनी है, और हमारे सारे बैलेंसेस हमारे क्लियर है। अगर ये बैलेंस आपके, और ये जो द वर्किंग मैंने आपको दिखाई है, ये वाली वर्किंग जो ये आपके सामने आ रही है, ये वर्किंग से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन, आपका बैलेंस अगर हो गया तो आपने सही सॉल्व किया। ये इसमें कोई भी जो है ना एरर नहीं है। बेसिकली आपने क्या किया कि यार ये जो है ना 21 का बैलेंस है, और हमें ये 21 के बैलेंस से हमें 1155 के बैलेंस तक पहुंचना था। तो इस बीच का जो था सफर था, वो था 1134 का सफर था, और उस 1134 की स्टोरी ये सारी बिल्डअप हमने की है। तो दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके दरमियान जो आपका डिफरेंस था, यानी कि 21 रुपए या $21 या 21,000 जो भी वैल्यू है, और 1155, इनका डिफरेंस था, वो हमारा कैश फ्लो था। और कैश फ्लो की हमारी जो फर्दर इंफॉर्मेशन थी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, और इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो हम सब ने देख ली, और हमने ये बैलेंस को फाइंड कर लिया। यू ऑल गॉट दैट पॉइंट?
ये बात समझ में सबको आ गई है? तो मुझे यहाँ पर जरा टेक्स्ट के अंदर बता दें मुझे। समी का मैसेज आ गया, समी, इमाल, मोहम्मद शुएब, ये तीनों स्टूडेंट का मैसेज आ गया। अच्छा, एक काम मुझे आप लोग ये करें, अभी कितने स्टूडेंट्स हैं? एक मिनट के लिए, ये 9 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप लोगों ने, एक मिनट, ये एक काम आपने ये करना है कि ईमेल्स या आप लोगों ने सारे ईमेल्स अपनी शेयर कर दी हैं आप लोगों ने? प्लीज सारे स्टूडेंट्स जो है ईमेल एड्रेसेस अपने शेयर कर दें यहाँ पर, और मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा फिर अभी। ये मैं इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ताकि फिर मैं ये जो मैंने कल आपको पढ़ाया था पूरा फुल लेंथ सवाल, ये देखें, ये सवाल मैंने जो कल करवाया था आपको, एक मिनट, ये सवाल जो मैंने कल आपको करवाया था, ये वाला, ये देखें, पूरा मैंने ना वर्किंग इसकी बना दी है। अच्छा एक सेकंड, में जो है ना आईसीएम में पाकिस्तान, अच्छा एक सेकंड, जो है ना आईसीएम में पाकिस्तान, अभी आप जो है ना ऑनलाइन है इस वक्त आप? जी सर। सर एक काम कर लीजिएगा सर, छोटा सा प्लीज, वो ये कि स्टूडेंट्स ने ना अभी चैट बॉक्स के अंदर अपने जो है ना ईमेल शेयर किए हैं। ठीक है ठीक सर, है सर। 5 से 7 स्टूडेंट हैं, तो वो सर ईमेल आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अभी सर भेज दीजिएगा। सर मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। और दूसरा सर, कल की क्लास दोबारा अनाउंस कर दे 9 बजे की। मैंने 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 सर स्टूडेंट्स को अभी कह दिया है, फिर से कहता हूँ, आपके सामने भी कहता हूँ कि ठीक कल है। की क्लास हमारी 9 बजे की है, और ये 11:30 तक क्लास होगी हमारी। ठीक है, और मैं आपको जो है ना अनटिल अनलेस कोई क्लास का टाइम चेंज होगा तो मैं आपको बता दिया करूंगा हर रोज की बेसिस के ऊपर। कल की क्लास आपकी 2.5 आवर्स की है, तो वी विल बी स्टार्टिंग इंशाल्लाह एट 9 o'clock टुमारो। ठीक है, और ये आपके जो है ना ईमेल एड्रेस अभी भी मेरे पास आ जाएंगे, तो मैं आप लोगों को ये सबको, जो मैंने कल की स्लाइड्स थी, कल की प्रेजेंटेशन थी, और जो हमने सॉल्व किए थे सवाल, ये वाला सवाल फुल लेंथ क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला, एक एक वैल्यू आपके सामने, ये सारी, ये वाला सवाल जो हमने सॉल्व किया था, ये देखें, यहाँ बैलेंस शीट टाई अप हुई हुई है, बैलेंस शीट, और ये ड्यू हमने कैसे कैलकुलेट किया था, और इसकी वर्किंग सारी ये आपके पास आ जाएगी आज ही। और ये जो हमने आज सवाल सॉल्व किया है, ये पूरी कंप्लीट इसकी डिटेल्स, पूरी कंप्लीट डिटेल वर्किंग। अच्छा, दोनों क्वेश्चन आपके पास पेपर्स के, दोनों क्वेश्चन आपके पास पेपर्स के, और वहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पूरी कंप्लीट, एक एक वैल्यू की जो एक्सप्लेनेशन है, ये सारी एक्सप्लेनेशन है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जो आपका होमवर्क है, वो होमवर्क आपका ये है कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तो आप लोगों के पास अभी आ जाएगा, आपने इसको जो है ना डायरेक्ट मेथड के ऊपर लेके जाना है, और आपने सिर्फ डायरेक्ट मेथड के अंदर जाना है, और आपने सिर्फ और सिर्फ उसका ऑपरेशन सेक्शन को सॉल्व करना है, बस, बाकी नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बाकी आपके जो दोनों जो है ना आइडेंटिकल है, वो आपने सॉल्व नहीं करना है, आपने ये कर लेना है आपने। ठीक है, कल का हमारा टारगेट ये है कि कल का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल है, जो कि काफी स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर ये वाली वैल्यू हमसे जो है ना असरटेन ही नहीं हुई, और उनकी बैलेंस शीट, काफी लोगों की बैलेंस शीट उसमें टाई अप नहीं हो पाई थी। तो कल हम वो सवाल करेंगे, फुल लेंथ क्वेश्चन करेंगे, और मैं यही करूंगा, जो आप लोगों के एड्रेसेस मेरे पास आएंगे वो मैं आपको वक्तन फवक्तन भेजता जाऊंगा, ताकि जो हमारा 5 दिन 6 दिन का जो हमारा कोर्स है, वो सारी जो हमने चीजें की होंगी वो आप लोगों तक पहुंच जाए सारी। तो ये हम लोगों का होगा बेसिकली प्लान। अच्छा, मैं देख लूँ चैट के ऊपर। ठीक है, ये सर मुझे अभी शफीक साहब मुझे ये अभी, या आप लोगों के ईमेल एड्रेसेस बता देंगे, ये मुझे ईमेल कर देंगे। सर अच्छा मैंने सर, सेंड कर दी है, व्हाट्सएप पे सेंड कर दी है सर मैंने। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। और सर कल का कौन सा टॉपिक है? कल का स्टूडेंट्स टॉपिक है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैंने अभी आपको बात बताया, सबसे पहले देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा एग्जाम में आ रही है, और हमेशा एग्जाम में आई है, आप सबको पता है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको अच्छी तरीके से पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल 100% आएगा, चाहे कोई कहे या ना कहे, आपको ऑलरेडी पता है। क्यों पता है? क्योंकि जो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए करते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले मैं इसलिए कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, वो हमेशा आनी है, हर दफा आनी है, और बार बार आनी है। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपसे मैं बात करूं तो एक हो गया जो है ना एसओएफपी हो गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, एक हो गया स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हो गया, जो आपने आज देख लिया। फिर इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, और स्टेटमेंट ऑफ या आपके
ये आपके जो है ना इनकम स्टेटमेंट है, यानी एक हो गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो गया, एक हो गया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हो गया, दो एक हो गया स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हो गया, तीन एक हो गया सुशी। सुशी का मतलब यहाँ पर वो नहीं, चाइनीज नहीं है, सुशी का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, चौथा हो गया। पांचवी चीज हो गई आपकी जो नॉर्मली होती है वो होता है नोट्स टू द अकाउंट्स और कंपैरेटिव। आप देख लो जो भी एग्जाम में सवालात आपके पास आते हैं और आएंगे उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंपैरेटिव दिया होगा, एक होगा करंट ईयर होगा और एक होगा प्रीवियस ईयर होगा आपका। तो लाइक दैट ये होगा। तो कल का हमारा ये टॉपिक होगा और कल का स्पेसिफिकली वो टॉपिक होगा जिसके अंदर स्टूडेंट को कंपैरेटिवली, क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाता रहा हूं मैं, तो उसमें स्टूडेंट का फीडबैक ये था जब मैंने उनको सवाल कराया था बोर्ड पे, तो उन्होंने कहा था सर ये वाली वैल्यूज हमसे कैलकुलेट ही नहीं हुई थी एग्जाम में जब हमने वो अटेम्प्ट के अंदर हम बैठे थे। वो फुल लेंथ हमने सवाल सॉल्व किया था वो। तो कल हम वो सवाल इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने कल की क्लास जो है ना रखी है 2 hours and 30 minutes की रखी है क्लास, ताकि हम वो सवाल को फुल लेंथ करें और इसके अलावा हम आगे भी जाएंगे। तो दैट विल बी द पॉइंट। ठीक है, दैट्स इट फॉर स्टूडेंट्स फॉर टुडे, और कल इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।